नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण था कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायकों में अपना स्थान तेजी से बना चुके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का 8 साल का कार्यकाल आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अभी अगले कई 8 साल तक चलेगा यह बात तो मैं नहीं बता सकता, बट ये चलता रहेगा यह मैं जरूर बता सकता हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका बिल्कुल वही है जो एक सन्यासी का होता है। सन्यासी के लिए कोई ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, धर्म जात इन सब चीजों में वो नहीं पड़ता है। योगी आदित्यनाथ का हथौड़ा सब पर बराबर चलता है। उनके बुलडोजर का मुंह हर उस तरफ होता है जो अपराधी होता है, सरकार का विरोधी होता है, देश का विरोधी होता है। तो यह बराबर एक्ट करते हैं। योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरा होने पर अपने तरफ से बाबा बुलडोजर नाथ अपने गोरखपुर वाले महाराज जी, महंत जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और सादर प्रणाम करता हूं। आज महत्वपूर्ण मुद्दा है संगठन बड़ी या सरकार, और यह बात जानने की क्यों जरूरत पड़ी मेरे हुजूर आला मित्रों। असल में यह बात सबसे पहले जब लाइमलाइट में आया, इस बात को जब आकर्षण मिला, फुटेज मिला, वह था उत्तर प्रदेश के एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश के कदावर नेता खुद को मानते हैं। हालांकि उनकी राजनीतिक हैसियत कितनी थी यह बात चुनाव में एक कल की आई लड़की ने उनको हरा करके साबित कर दिया था कि आप कितने बड़े राजनीतिक शख्सियत हैं। लेकिन लाव लश्कर बहुत लेके घूमते हैं, तामझाम में इतना रहते हैं जैसे देश का राष्ट्रपति रहता हो। हर बात पर अपने आप को सुपर से ऊपर बताने की बीमारी उनके पास है। छपास दिखास के लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे में, जहां बड़े महीन लोग थे, बड़े संपन्न और समृद्ध लोग थे सामाजिक रूप से, उनके सामने मंच का उपयोग किया और कहा कि संगठन सरकार से बड़ी होती है। चूंकि यह मामला उनके कहने के उद्देश्य की वजह से चर्चित हुआ और लाइमलाइट को प्राप्त किया। चर्चित मतलब जो उनका मंशा था वह था ये बताना कि योगी आदित्यनाथ का कोई अस्तित्व नहीं है, संगठन का अस्तित्व है और संगठन बड़ा है। वह इसलिए नहीं कह रहे थे कि वह ये बताना चाहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है, नहीं, वह इसलिए कहना चाहते थे कि वो यह साबित करना चाहते थे कि उनके नजर में योगी आदित्यनाथ का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब सरकार की कोई वैल्यू नहीं है। वो सरकार को अंडरस्टिमेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे थे, खुद को सुपीरियर बताने की प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके थे, संगठन के कार्यकर्ता और नेता भी रह चुके थे। और जो सरकार के मुखिया हैं, अभी भी हैं, आज 8 साल उनका कार्यकाल पूरा हुआ, वो कभी भाजपा के संगठन में ऊंचे ओहदे पर, मतलब अध्यक्ष जैसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर नहीं रहे हैं। तो संगठनात्मक ज्ञान उनको नहीं है, सरकार का ज्ञान जरूर है, वो उन्होंने साबित किया है। तो उस अभूतपूर्व नेता के उस बयान के वजह से वो वक्तव्य लाइमलाइट आया था। हालांकि आज की स्थिति यह है कि अपनी बात की शुरुआत करने से पहले 2 बार पूज्य योगी आदित्यनाथ हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे, और उसके बात समाप्त करने के बाद 2 बार कहते हैं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मेरे नेता थे और रहेंगे। स्थिति यहां आ गई है। हालांकि ये इसलिए नहीं आए कि उन्होंने एक कल की लड़की से चुनाव हार करके शर्मिंदगी हुई, वह इसलिए कि पूरे प्रयास के बाद भी गोरखपुर वाले बाबा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है और बिगाड़ेगा भी नहीं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो जब आपको लगेगा कि दीवार में सर मारने से दीवार को कोई नुकसान नहीं है, अपना ही सर फूटेगा, तो समझदारी इसी में है कि दीवार पर सर ना मारा जाए। आज की राजनीति में यही है कि दिल्ली में लोग मोदी से टकराना मतलब दीवार में सर मारना मानते हैं,
और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से टकराना सर में दीवार मारने जैसा ही मानते हैं। इसीलिए मोदी और योगी से सीधे टकराने की क्षमता में ना कोई है और ना ही आगे दिख रहा है। भविष्य की बात तो ब्रह्मा जाने। एक से एक लोगों को राजनीति में धूल चाटनी पड़ी है। ये दोनों क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की परिदृश्य में यह है कि दोनों अजेय हैं, दोनों निष्कंटक हैं और दोनों की लोकप्रियता आसमान छू रही है और दोनों ने अपने काम से साबित किया है कि लोकप्रियता उनके साथ क्यों है। खैर, मैं यह बात आज क्यों कहा, यह भी विषय, क्योंकि ये बात तो बड़ी पुरानी हो गई जब उस नेता ने इस नेता के लिए कहा था। असल में क्या है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में संगठनात्मक चुनाव की घोषणा हुई और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी जिलों का जिलाध्यक्ष का घोषणा कर दिया। जिलाध्यक्ष के घोषणा के बाद जिलाध्यक्षों ने अपने अपने जिले में दौरा किया। 2 दिन पहले मेरे बलिया का जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने बलिया प्रथम आगमन पर जो भीड़ जुटाया, संगठन ने जो भीड़ का इंतजाम किया, जिस तरह का कवरेज मिला, वह यह बताने के लिए काफी था कि संगठन में शक्ति है। क्योंकि जिले के मंत्री जब जिला में जाते हैं तो उस तरह की लाव लश्कर नहीं जुटा पाते हैं, या वो जुटाना नहीं चाहते हैं या जुटती नहीं है, यह मैं नहीं बता सकता। लेकिन जिला अध्यक्ष के सामने यह सीन थी कि भीड़ उनके साथ चल रही थी। पूरा पूर्वांचल जाम था। हालांकि यह बात भी लोगों को याद होगा कि जब जिले के मंत्री दयाशंकर ने शपथ लिया था या शपथ लेने जा रहे थे या शपथ लेकर के फिर लखनऊ से पहली बार बलिया आ रहे थे, तो पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस में कोई और गाड़ी नहीं चल पा रही थी। उस जाम में मैं भी फंसा था। इसलिए नहीं कि मैं कोई दयाशंकर के साथ चल रहा था, मैं उस वक्त अपने मजबूरी में अपने काम से जा रहा था, लेकिन लोगों को लगा कि राकेश और दयाशंकर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, इसीलिए राकेश की भी काफिला में ही गाड़ी सम्मिलित है। तो उस भीड़ को मैं देखा हूँ। संजय मिश्रा की भीड़ को मैं आंखों देखी देख नहीं पाया, लेकिन सोशल मीडिया के रिपोर्ट को अगर आधार माना जाए तो भीड़ बहुत अच्छी थी। उसके बाद एक सुखद तस्वीर आई। संजय मिश्रा अपने अध्यक्षीय कुर्सी पर बैठे और उनके बगल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और मेरे लिए अभूतपूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर खड़े थे, जो 2007 से अभी तक लगातार सदन में है, चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन हो। लोकसभा में थे और अब राज्यसभा में है। प्रधानमंत्री के बेटा है, वो एक बोनस है। वर्तमान में मेंबर पार्लियामेंट है, राज्यसभा उत्तर प्रदेश है। उनके बगल में खड़े थे अभी के माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह। उनके साथ खड़े थे पूर्व माननीय मंत्री उपेंद्र तिवारी, पूर्व 2 सांसद, हो चुके विधायक और होने वाले विधायक, सभी खड़े थे और बड़ी सम्मान से अध्यक्ष को इज्जत दे रहे थे। तभी कुछ लोगों ने यह लिखा कि संगठन सरकार से बड़ी होती है। मैं चर्चा इसलिए किया कि जिन जिन लोगों ने लिखा उनमें से कई लोगों को मैं जानता हूं, उनकी निजी कुंठा भी है। यह सीन भी करीब करीब उसी तरह से हो रहा है जब वो वाले नेता ने वो वाले मुख्यमंत्री को व्यंग्यात्मक रूप में कहा था कि सरकार से संगठन बड़ी है, क्योंकि उनकी हताशा बोल रही थी कि सरकार के सामने वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनकी कुछ चल नहीं रही थी। ऐसे स्थिति में मुंह से यह कहना कि सरकार हमारे सामने कुछ नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, और यह कहा भी जा सकता है यह कोई गैर कानूनी बात भी नहीं है। ठीक वही सीन आज बलिया कांग्रेस में देखने को मिला कि जो लोगों ने सरकार के सामने संगठन को बड़ा और सरकार को छोटा बताने का प्रयास किया, वो सब लोग सरकार के सामने कुछ कर नहीं सकते थे, इस सरकार के सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे और इस सरकार के बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव से दुखी थे और यह बताना चाह रहे थे कि हमारी स्थिति भी वही वाली है जो उस नेता की उस मुख्यमंत्री के सामने थी, हमारी भी इस मंत्री के सामने है। क्योंकि ये वाला मंत्री भी अपने काम पर, अपने पहचान पर और अपने दम पर छाए हुए हैं, क्योंकि बलिया के किसी भी संगठन के लोगों का कोई भी योगदान उसको मंत्री बनाने में नहीं है। यह बात भी निर्विवाद रूप से सत्य है। दयाशंकर
अपने बल पर मंत्री बने हैं। मंत्री ना तो बलिया का संगठन बनाया है, ना प्रदेश का संगठन बनाया है। दोनों ही लोगों ने मुसीबत में पल्ला झाड़ लिया था। यह बात आपको विदित हो कि जब दयाशंकर पर एक मुसीबत का झोंका आया तो सबसे पहले संगठन ने उनको पार्टी से निकाला और उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और कहा कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। दयाशंकर का समाज दयाशंकर के साथ खड़ा हुआ। दयाशंकर की अपनी लोकप्रियता उसके साथ लगी और दयाशंकर का दयाशंकर होना साबित किया, उस संगठन को मजबूर किया कि उनको पुनः पार्टी में शामिल किया जाए। टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, जितवाया और जितवा करके मंत्री बनाया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप यह जरूर कह सकते हैं कि अगर संगठन के लोगों ने मतदान नहीं दिया होता तो वो कैसे जीत पाते, और अगर जीत नहीं पाते तो मंत्री कैसे बन पाते। यह बात भी 16 आने सत्य है। लेकिन अगर संगठन में इतनी शक्ति होती तो दयाशंकर की जगह अपना नाम प्रस्तावित कर सकता था, क्योंकि मंत्री बनने से पहले और टिकट लेने से पहले दयाशंकर का बलिया के राजनीति में कोई योगदान नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था और बलिया के राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं थी। दयाशंकर का बलिया से कोई संबंध भी नहीं था, सिवाय इसके कि अपने जमाने के सबसे मशहूर और अब तक के सबसे लोकप्रिय जननायक नेता, बलिया में शिक्षा क्रांति के जनक और खासतौर से दोआबा विधानसभा में अब भी जो विद्यालय चल रहे हैं वो उन्हीं के स्थापित विद्यालय हैं, जिनको हम अपने बाबा के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि वो मेरे बाबा लगते थे। आप सब मैनेजर सिंह के नाम से जानते हैं। उस मैनेजर सिंह के भांजे हैं दयाशंकर। यही बलिया से दयाशंकर का संबंध है और सिर्फ एक संबंध की वजह से वो बलिया नहीं आए थे, वो और भी परिस्थिति थी जिसकी वजह से उनको बलिया आना पड़ा। नहीं तो दयाशंकर का कार्य क्षेत्र लखनऊ था और लखनऊ के एक विधानसभा से वो सक्रिय थे और वहां उनके नाम पर उनकी पत्नी चुनाव जीत गई थी। परिस्थितियां क्या बनी उसको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ चर्चा यही बताया जाएगा कि दयाशंकर का बलिया में मंत्री बनने से पहले ना तो कोई आधार था, ना कोई अस्तित्व था, ना ही बलिया के वो थे। इसलिए बलिया के संगठन वाले लोग अगर यह मानते हैं कि संगठन सरकार से बड़ी है, मतलब दयाशंकर से संगठन बलिया का बड़ा है, तो वो भूल कर रहे हैं, क्योंकि दयाशंकर बलिया के संगठन से मंत्री नहीं बने थे। वो अपने पहचान, अपने दम, अपने काम और अपने वजह से मंत्री बने थे। मंत्री बनने के बाद वो बलिया के लिए किए और बलिया के संगठन के लोगों को साथ लिए, बलिया संगठन के सहयोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। क्योंकि मंत्री बनने के बाद आपको अपने संगठन के लोगों की बात सुननी पड़ती है। कुछ आपकी कानूनी वैधता है, कोई राजनीतिक वैधता है, कुछ जरूरी है और कुछ मजबूरी है, और वो दयाशंकर सिंह कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मैं दो बातें कहूंगा, वीडियो को छोटा ही रखूंगा क्योंकि मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है और लोग लंबी वीडियो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की कृपा से 1.5 GB डाटा मुफ्त में मिलती है, उनमें कई लोगों को रील भी देखना पड़ता है, रील बनानी भी पड़ती है, डांस वांस भी देखना पड़ता है। तो हमारा वीडियो देखने के बाद लोग कहते हैं कि भैया आपका वीडियो की वजह से मेरा डांस छूट जाता है, थोड़ा छोटा रखा करें। तो उनकी भावनाओं को कदर करते हुए मैं अंतिम बात कहता हूँ कि देखिए, सीधा सीधा झलक रहा है कि जो माननीय पूर्व अध्यक्ष ने माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री और आगे तक भी कई साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए कह करके खुद को बौना साबित किया था और संगठन के लिए जगहसाई किया था, आप भी बलिया में कह करके यही साबित कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भी स्थिति वही है जो उनकी थी, वही आपकी है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि संगठन सरकार से बड़ी होती है, क्योंकि संगठन के मेहनत का परिणाम ही सरकार होता है, सरकार के मेहनत का परिणाम संगठन नहीं होता। दो बातें और बता दूं, मैं लखनऊ में था आज सरकार के सालगिरह का साक्षी बनने के लिए। तो एक आदमी ने चर्चा किया कि भाई अध्यक्ष कौन बना है, और राकेश जी आप तो पत्रकार भी हैं, सामाजिक सरोकार भी रखते हैं और दिल्ली में रहते भी हैं। किसी ने कोई नाम रखा, किसी ने कोई नाम रखा, क्योंकि खाली पीली रन के बाद कोई कोई नाम तो रखना पड़ता है ना। जब तक कार्यक्रम शुरू नहीं होता तब तक हम जो पत्रकार लोग हैं वो चाय पानी पीते रहते, कुछ बोलते रहते हैं, और हम जान भी कुछ बोलते हैं कि लोग कुछ बोले, तो उसी से आदमी बात निकालता है। तो एक आदमी कहा कि आओ, ऐसा नहीं लग रहा कि बाबा को अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि कद उनका बड़ा भी है। तो हमने उनको बताया कि आप बाबा को कब से जानते हैं और बाबा के लोकप्रियता का आधार क्या है।
संगठन की शक्ति, संगठनात्मक नेतृत्व की क्षमता या सरकार की शक्ति? क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत दिनों से पार्लियामेंट में थे, लेकिन योगी को योगी कोई मानता नहीं था कि कोई नाम योगी भी है। जब उनके साथ सरकार आई और सरकार के शक्ति का सदुपयोग करके जो उन्होंने अपना नाम कमाया, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होते तो अपराधियों को बुलडोजर से नहीं कुचलते, और अगर वो बुलडोजर से नहीं कुचलते तो अपराधी भयभीत होकर के प्रदेश छोड़ने पर मजबूर नहीं होते, और अगर अपराधी प्रदेश छोड़ने पर मजबूर नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ नहीं बनते, वो बड़ा नाम नहीं कमा पाते। तो योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ बने रहने के लिए सरकार की जरूरत है और सरकार में रहने की जरूरत है। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो उनके पास सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा कि वो कलेक्टर को फोन करें कि अपराधी है उसका घर तोड़ दो, वो अवैध निर्माण किया है उस पर बुलडोजर चला दो। यह संगठन के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। संगठन के लोग सरकार से अनुरोध करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे और यह एक्शन सरकार लेगी। तो जो आदमी सरकारी शासनादेश से और क्रियाकलाप से लोकप्रियता पाया है, उसको सरकार से हटा करके आप वही करेंगे जैसे मछली को पानी में से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। वो बिना पानी का रह नहीं सकती और उसमें अस्तित्व भी नहीं है। लोग पका के खा जाएंगे या वो बिलबिला के मर जाएगी। योगी आदित्यनाथ अगर सरकार से हटते हैं तो ये सरकार के लिए भी घाटा है और योगी के लिए भी घाटा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश और देश की मजबूरी है, योगी को सरकार में बने रहना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।